लेकिन फिर 4 में जाना पड़ता है। चलो अच्छा, चलो कल हमने एक टॉपिक पूरा कर लिया था, कौन सा? बुक पढ़नी स्टार्ट की थी ना कल, चोल कंप्लीट हो गया था। आज पल्लव भी शायद पढ़ लिया था। एक बार बता दो कितना कंप्लीट कर लिया। गुप्तोत्तर और राजपूतों में हम 120 से पढ़ना, 119 से। एक बार चेक करना, 119, 120, 121 का कल्याणी के चालुक्य पढ़ा था, पल्लव पढ़ना था ना? पल्लव पढ़ लिया? अच्छा, वाकाटक नहीं पढ़ाया था। अभी वाकाटक को छोड़ दो, वाकाटक ना उत्तर भारत के जब पढ़ाऊंगी उसके साथ जोड़ूंगी मैं अपने आप। पहले पल्लव बताओ, पल्लव पढ़ाए थे? नहीं पढ़ाए, ठीक है। तुम्हें कुछ लोग याद है? नरसिंह वर्मन, महेंद्र वर्मन। पल्लवों का एरिया किसके आसपास था? ये है बादामी के चालुक्य, इनके पास कौन थे ये? पल्लव। और इस तरफ वेंगी, कल्याणी, राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट किस किस के साथ कंपटीशन में थे? पाल, प्रतिहार, गुर्जर। एक चोल भी याद है तुम लोगों को, ऊपर गया था? हाँ, वो उसने गंगे कोंड चोलपुरम करके ना एक झील भी बनवाई थी। हमने ये कंप्लीट पढ़ लिए तीनों। राष्ट्रकूट भी हो गए हमारे। एलोरा का जो कैलाश मंदिर है किसने बनवाया? राष्ट्रकूटों के कृष्ण ने। और एक यहाँ कहीं भी है, हाँ, वो किसने बनवाया? नरसिंह ने। नरसिंह ने। आज हम पल्लवों को डिटेल से पढ़ लेते हैं जो हमने लिखे थे पहले। पल्लव याद करो, भारवी नाम का कोई बताया था, हाँ, किरातार जूनियम, फिर क्या बताया था? मत विलास प्रहसन, वही सब, बिल्कुल वही सब है। पेज 121 पे वाकाटक अभी हम छोड़ रहे हैं, इसको फिर पढ़ेंगे जब उत्तर भारत वाले पढ़ेंगे ना, तब इसको दोबारा ले आएंगे। पल्लव पे आ जाओ पहले। एक शक्तिशाली पल्लव राज्य का संस्थापक सिंह विष्णु, इसी के दरबार में तो था वो संस्कृत का भारवी, जिसने क्या लिखी थी? किरातार जूनियम। बिल्कुल ठीक है, ये टिक कर लेना। इसको मानते हैं 565 से 600, मतलब किसका समकालीन हो गया ये? वर्धन। वर्धन के पिता, भाई उसके पिताजी ने पुराना राज किया होगा तब का। सिंह विष्णु वैष्णव धर्मानुयायी था, कला का संरक्षक था। नेक्स्ट टिक करना, इसकी राज्यसभा में संस्कृत महाकवि भारवी निवास करते थे, जिन्हें किरातार जूनियम, जिन्होंने महाकाव्य लिखा। इंपॉर्टेंट लिख लो यहाँ, इसलिए मैंने लिखवाया था ताकि ये पढ़ते टाइम फिर ये आसान दिखे। डायरेक्ट बुक पढ़ते तो समझ नहीं आता। किरातार जूनियम। नेक्स्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट, महेंद्र वर्मन फर्स्ट। 3 ही तो नाम थे इसमें मेन, या तो सिंह विष्णु का, या महेंद्र वर्मन का, या नरसिंह वर्मन, फिर वो फर्स्ट और सेकेंड। ये टिक कर लो। महेंद्र वर्मन प्रथम सिंह विष्णु का पुत्र था, उसका उत्तराधिकारी, पल्लव वंश का महान। अब इसका टाइम पीरियड देखना जरा, किसके समकालीन है ये हर्षवर्धन के समकालीन है, लेकिन वो बाद तक टिकेगा। नेक्स्ट पढ़ लो बस। महेंद्र वर्मन युद्ध और शांति दोनों रूपों में समान रूप से महान था। उसने मत विलास, टिक करना, मत विलास, ये इसकी उपाधि है। किताब का नाम क्या लिखेगा ये? मत विलास प्रहसन। किसके ऊपर हंसेगा? बौद्ध और कापालिकाओं के ऊपर, ठीक है, क्योंकि ये हिंदू धर्म, वैष्णव है ना, वैष्णव मतलब हिंदू धर्म, तो हिंदू धर्म वाला किसका मजाक उड़ा रहा है? बौद्धों का। ये टिक कर लो, मत विलास, ये इसकी उपाधि है, इसी से आगे बुक बनेगी। नेक्स्ट पेज पर आ जाओ। वो एक महान निर्माता, कवि, संगीतज्ञ था। उसने मत विलास प्रहसन, वेरी इंपॉर्टेंट लिख लो, नामक हास्य ग्रंथ की रचना की, और इसमें मजाक उड़ाया है कापालिकाओं का और बौद्ध भिक्षुओं का। ये लिख लो यहाँ दोबारा, कापालिका प्लस बौद्ध भिक्षुओं का मजाक। इससे पता चला कि इसका उस धर्म में इंटरेस्ट नहीं है और ये हिंदू धर्म, सनातन धर्म की वैष्णव शाखा को मानता है। नेक्स्ट पढ़ना, महेंद्र वर्मन प्रथम के समय से ही पल्लव चालुक्य संघर्ष, एक बार बोर्ड पे देखे बताओ, पल्लव चालुक्य कौन से हुए ये? इनका आपस में
ये पल्लव जो हैं बादामी के ऊपर अटैक करेंगे। मैंने आपको बताया था कि पहले बादामी वाले इनके ऊपर अटैक करेंगे, जीत जाएंगे, फिर दोबारा जिसने अटैक किया महेंद्र वर्मन, उसका बेटा अटैक करेगा और बादामी को जीत लेगा और अपने नाम में लगा देगा वातापी कोंड करके। ये किसको हरा देगा? पुलकेशियन सेकंड को, जिसका कि डंका उत्तर भारत में बजा। ये टिक कर लो। अब आगे नरसिंह वर्मन, सेकंड पॉइंट पढ़ा ना हमने अपना, पल्लव और चालुक्य संघर्ष। एक पॉइंट छोड़ के अगला टिक करना। नरसिंह वर्मन प्रथम अपने वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक, तो यही तो किसको टक्कर देगा फिर? पुलकेशियन को। पुलकेशियन कहाँ का है? बादामी का। इनका सबसे ताकतवर पुलकेशियन सेकंड, इनका ताकतवर नरसिंह वर्मन, जिसके पिताजी हैं महेंद्र वर्मन। महेंद्र वर्मन को हराया था पहले पुलकेशियन द्वितीय ने। अगला पॉइंट देखना। नरसिंह वर्मन ने बादामी के चालुक्यों पुलकेशियन सेकंड को जीतने के बाद अपना विजय स्तंभ स्थापित किया। तो हर कोई अपनी जीत के बाद ही विजय स्तंभ बनाता है। ऐहोल अभिलेख में कौन लिखवाएगा? पुलकेशियन सेकंड। किसकी हार के बारे में? तो सोचो, जब वो हर्ष को हरा के सुप्रीम बनना चाहता है, तो उसको हरा के कौन सुप्रीम बनना चाहता है? पल्लवों का बेटा, जिसका नाम है नरसिंह वर्मन। ये टिक करते चलना। विजय स्तंभ। इसके बाद अगला पॉइंट टिक करना। इस विजय के उपलक्ष्य में उसने वातापी कोंड यानी वातापी का अपहर्ता, जिसको उसने अपने कंट्रोल में कर दिया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वातापी कोंड की उपाधि किसने ली है? नरसिंह वर्मन, जिसके पिताजी हैं, और उनसे पहले कौन था? सी विष्णु, जिसके दरबार में कौन था? भारवी। संस्कृत की किताब किरातार जूनियम मत्तविलास प्रहसन किसने लिखी? महेंद्र वर्मन ने। इसके बाद अगला पॉइंट में कुछ खास नहीं है ऐसा, उससे अगला भी, अब जैसे इतने पत्र याद नहीं कर पाओगे इसलिए मैं नहीं करा रही, उससे अगला टिक कर लेना। नरसिंह वर्मन एक महान निर्माता भी था। महाबलीपुरम के कुछ एकात्मक रथों का निर्माण उसके काल में हुआ। महाबलीपुरम कहाँ पड़ेगा आज? एक बार बोर्ड पे देखो। पल्लवों का एरिया था आंध्र प्रदेश का हिस्सा और उत्तरी तमिलनाडु, ये जैसे ये वाला हिस्सा ऐसे से। पहले ऐसे सच डिवीजन नहीं था कि अलग अलग स्टेट। तो ये जिस एरिया में थे, इसकी कुछ बेल्ट का ऊपरी हिस्सा तमिलनाडु था और उससे ऊपर का सारा आंध्र प्रदेश था। महाबलीपुरम के मंदिर आज तुम चेक करोगे तो कहाँ है? तमिलनाडु। और इनकी खासियत क्या है? यहाँ जो मंदिर हैं, एक तो यहाँ के फेमस है रथ मंदिर और एक यहाँ के मंदिर फेमस है तट मंदिर। ये सुन के एक जैसे लगते हैं। तट को शोर बोलते हैं ना इंग्लिश में, भाई सी शोर, तो इनका ही नाम है, तट मंदिर का ही नाम है, क्योंकि ये तट के बिल्कुल किनारे हैं। और रथ मंदिर बहुत सुंदर चट्टानों को काट के बनाए गए हैं, मतलब पत्थरों का इस्तेमाल किया गया, ईंट के नहीं है ये। याद करो, जो बीच की बेल्ट थी, देवगढ़, झांसी, यूपी, कानपुर, नचना, कुठार पढ़े थे ये ईंट के मंदिर पढ़े थे। किन कालों में? गुप्तों के टाइम। यहाँ के मंदिर चट्टानों को काटकर निर्मित किए गए और लगभग मंदिर किस धर्म का परिचय देते हैं? हिंदू। इस बेल्ट में, क्योंकि पल्लव आप पढ़ रहे थे, पल्लव का राजा ही तो किसका मजाक उड़ा रहा है? बौद्धों का। फिर आपने पढ़ा था कि इस टाइम पे वैष्णव और एक नयनार शिवजी का भी बहुत कामकाज है। तो यहाँ मंदिर भी इसी के बनाए गए, या तो शिवजी के या भगवान विष्णु के। ये टिक कर लो। महाबलीपुरम के पास लिख लो टीएन, तमिलनाडु में। अब ये तमिलनाडु उसके राज्य का सर्वप्रमुख बंदरगाह था। यही लिख लो रथ मंदिर। रथ मंदिर इसी ने बनवा रखा है वहां, रथ मंदिर, नरसिंह वर्मन ने। और पल्लवों ने एक टाइम पर महाबलीपुरम को अपनी राजधानी भी बनाया था एक जमाने में, तमिलनाडु का हिस्सा। आगे पढ़ना। उसके शासनकाल 641 में चीनी यात्री ह्वेनसांग, हमें पता तो है ह्वेनसांग तो बहुत दिन इंडिया में रहा। कब आया था? 629 में। फिर ये घूमता रहा, तो ये भी साउथ में गया। ये टिक करो। चीनी यात्री ह्वेनसांग कांची गया था और काफी समय तक वहां रहा। उसके अनुसार कांची के लोग उत्साही, सत्यवादी और विद्या प्रेमी थे। तो किस विदेशी यात्री ने इन लोगों के बारे में लिखा है? ह्वेनसांग। ये सब किसके समकालीन है उत्तर भारत में? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन को किसने हराया था? पुलकेशियन द्वितीय। पुलकेशियन को हराया नरसिंह के पिताजी, और उससे पहले वाला सिंह। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ। परमेश्वर वर्मन छोड़ दो, नरसिंह वर्मन सेकंड टिक कर लो। नरसिंह वर्मन सेकंड, उसका शासनकाल शांतिपूर्ण रहा।
अब जिसका टाइम शांतिपूर्ण होगा उसके पास पैसा है तो वो किस में लगाएगा? प्रचार प्रसार कला में, मंदिर बनवा देगा। नेक्स्ट टिक करना, नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कांची का कैलाशनाथ मंदिर, महाबलीपुरम, कहाँ का हिस्सा है महाबलीपुरम? तमिलनाडु का शोर मंदिर। ये शोर वो आवाज वाला नहीं है, ये तट मंदिर है। तट को हिंदी में उन्होंने वो शोर को ऐसे लिख दिया, यहाँ लिख लो तट मंदिर, यही है। वो लिखना था वैसे, ऐसे लिख दिया शोर मंदिर, शोर नहीं है ये, ठीक है। इसके बाद अगली लाइन में पीछे टिक करना, संस्कृत का लेखक था दंडिन, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। दंडिन किसके काल का है? नरसिंह वर्मन सेकंड। कौन है नरसिंह वर्मन सेकंड? पल्लवों के बड़े राजा। पल्लवों के 4 राजा इंपॉर्टेंट हुए, पहला सिंह विष्णु, महेंद्र, और अब ये सेकंड वाला, ठीक है। इसका टाइम था शांति का, तो उसे मंदिर बहुत बनवाए। दंडिन इसकी राज्यसभा में, उसने अपना एक दूत मंडल चीन भी भेजा। बाकी ये इतने सारे नाम याद नहीं हो पाएंगे, इनको छोड़ दो। अगले पेज पर आ जाओ। अब आ जाओ पल्लव कालीन संस्कृति। बताओ क्या मिलेगा पल्लव काल का मेन? मंदिर, मंदिर। और किस भगवान के? विष्णु के, शिव के, यही चलते थे हमारे यहाँ। पहला पॉइंट टिक करना, कांची के पल्लव नरेश ब्राह्मण धर्मानुयायी थे। ब्राह्मण धर्म को मानने वाले लोग भगवान शिव की और विष्णु की पूजा करेंगे। इस काल में ब्राह्मण धर्म की पर्याप्त उन्नति हुई। तो साउथ में कौन सा धर्म विकसित हुआ? ब्राह्मण धर्म। ब्राह्मण होता सनातन धर्म। नेक्स्ट टिक करना, पल्लव राजाओं का समय नयनार, कौन थे नयनार? शिवजी। और अलवार विष्णु भक्त के भक्ति आंदोलन के लिए प्रसिद्ध रहा। अगला बहुत इंपॉर्टेंट, नरसिंह वर्मन प्रथम ने शिव के कई मंदिर बनवाए थे। नेक्स्ट पॉइंट, दक्षिण में सबसे पहले वैष्णव आंदोलन का प्रारंभ पल्लवों के राज्य से ही हुआ, बाद में दक्षिण के अन्य भागों में पहुंचा। तो यही पूछ लेंगे, वैष्णव आंदोलन किन राजाओं के टाइम पे स्टार्ट हुआ? पल्लव। पल्लवों ने किसको भी हरा दिया था? बादामी के चालुक्य, सबसे ताकतवर, जिसका नाम था पुलकेशियन सेकंड। किसने हराया था ये? नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने। सेकंड के टाइम लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ तो उसने मंदिर बनवाए, रथ मंदिर, तट मंदिर, जिसको शोर टेम्पल कहते हैं, सारे इसी के हैं। कौन सी 2 शाखाएं हिंदू धर्म की चली? नयनार और अलवार। अलवार विष्णु की भक्ति, नयनार शिव की भक्ति। चलो इसके बाद अगले पॉइंट पर आ जाओ। आदित्य, कहाँ पहुंचे थे हम? चोल साम्राज्य। चोल पढ़ते हैं। चोल तो हमने पढ़ा ही था अलग अलग कैटेगरी में, 3 बार दिखाई दिए थे ना चोल। बताना पहले वालों के बारे में तुम्हें कैसे पता? कोई सोर्स है हमारे पास? हमें बस 2 राजा पता है, जिनमें से इंपॉर्टेंट एक था करिकाल। फिर दूसरी सभा में एक किताब लिखी थी तोलकाप्पियम, किसकी थी वो? तमिल की व्याकरण। फिर तीसरी की सारी नॉलेज है हमें। जब ये तीसरी आई, मैंने तुम्हें 3 नाम बताए थे अगर याद हो, करिकाल, विजयालय, परांतक। उसके बाद हमने खानदान के लोग पढ़े थे, राज राजेश्वर मंदिर, याद है? राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, जिसने टेरिटरी देखो अपनी श्रीलंका के दक्षिण तक और मलाया, मालदीव सब, और फिर उत्तर की तरफ अटैक किया था पाल वंश के ऊपर, और अपने सिंबल बना लिए थे उसने इस तरह के, वही सारे हैं ये। चलो चोल साम्राज्य पर आ जाओ। यद्यपि चोल वंश का राजनीतिक उत्कर्ष 10वीं शताब्दी के मध्य में प्रारंभ हुआ, मतलब कितने के बाद मान ले? 950 के बाद। वैसे ये ईसा पूर्व से हैं, लेकिन हमें ज्यादा नॉलेज नहीं थी। परंतु इनका प्रारंभिक इतिहास संगम युग से प्रारंभ होता है। और संगम युग कितने हुए हैं? पहले वाले का ऋषि कौन था? अगस्त से। दूसरे का भी, तीसरे का नक्कीरर। पहले वाले के कौन थे वो लोग? कहाँ कहाँ हुई थी ये? मदुरै, एक कपाटपुरम, फिर मदुरै में। और किसने पैसा लगाया? पांड्य राजाओं ने, पांड्य राजाओं ने। चलो टिक करना इसको। प्रारंभिक इतिहास संगम युग से प्रारंभ हुआ। संगम युगीन साहित्य में 2 चोल नरेश, अंडरलाइन कर लो, करिकाल और कोचेन गनान। मैंने बताया था नहीं उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, करिकाल बहुत इंपॉर्टेंट है, का उल्लेख मिलता है, जिनमें करिकाल महानतम शासक था। चोल साम्राज्य टिक करना नदियों को पेन्नार और कावेरी नदियों के बीच, वैसे कृष्णा से कावेरी तक फैला था, पूर्वी समुद्र तट पर था। इसकी स्थापना 9वीं शताब्दी में विजयालय, ऊपर कौन सा नाम इंपॉर्टेंट है? करिकाल, दूसरा बड़ा नाम विजयालय, फिर परांतक आएगा, टिक करो विजयालय। ये 850 से 887 तक उसने तंजौर या तंजावुर पर अधिकार करके नरकेसरी की उपाधि धारण की। विजयालय पल्लवों का एक सामंत था। पल्लव कहाँ थे पहले? चोल के ऊपर पल्लव ही तो थे। ये पल्लव पहले किसके अंडर थे? बादामी। बादामी जब कमजोर पड़े, कमजोर तो क्या नहीं, बादामी के पैरेलल ही उभर गए थे ये, क्योंकि विजय ये जो था
क्या नाम था इसका, पुलकेशियन, इसके पैरेलल। लेकिन ये लोग भी कोई बहुत ऐसे नहीं कि पुश्तैनी बड़े लोग थे, इनको अगर देखें तो ये बहुत पुराने टाइम में भी थे, लेकिन ये उभर के कब आए, जब पल्लव थोड़े से कम हो गए या पल्लव थोड़े से दब गए, तब ये ज्यादा सुपर हीरो बन गए। तीसरे में लिखा है ना सुपर पावर बने, पहले और दूसरे में ये सुपर पावर नहीं थे, यहाँ तक बस इनका काम चला, परांतक तक इनका काम चला था। पढ़ के देखो आगे। तो कहते हैं ये दो, इनका नाम आ गया विजयालय, तंजौर या तंजावुर पर अधिकार करके नरकेसरी। विजयालय पल्लवों का एक सामंत था, तो पल्लवों की कमजोरी के बाद ये दोबारा उभरेंगे। आदित्य प्रथम में कुछ नहीं है, थर्ड पॉइंट टिक करना बस। चोल आधिपत्य की वास्तविक स्थापना परांतक प्रथम के समय में हुई। उसने मदुरै के पांड्य राजा को हराकर मदुरै कोंड की उपाधि धारण की। पांड्य कहाँ थे चोल के? चोल के निचला हिस्सा पांड्य था, इनको हरा दिया। नेक्स्ट टिक करना, 915 में परांतक ने पांड्य और श्रीलंका की संयुक्त सेनाओं को हरा दिया। परांतक इस टेरिटरी को आंध्र प्रदेश से कहां तक ले गया? तमिलनाडु और नीचे श्रीलंका। नेक्स्ट भी टिक करना, दक्षिण भारत की राजनीति में श्रीलंका के इस हस्तक्षेप के कारण चोल और श्रीलंका के बीच एक दीर्घकालीन संघर्ष का प्रारंभ हुआ। और आगे जाके हमने क्या देखा था, इन चोल में से एक ने क्या किया था, पूरा श्रीलंका और उसके आसपास के सारे कितने द्वीप बताते हैं, 12,000, मालदीव और सब पे कब्जा कर लिया था। नेक्स्ट में आ जाओ, राजराज प्रथम। यहाँ से ताकत शुरू होती है इनकी, जो ये सुपर पावर बने वो राजराज के टाइम पे बने। अंडरलाइन करना, 985 में राजराज के शासक बनते ही चोल इतिहास की महानता का युग प्रारंभ हुआ। तो ऊपर के तीन तो बस नाम के हैं, कौन कौन? करिकाल, और एक ये क्या नाम था इसका, विजयालय, और एक परांतक। ये बस अपने आसपास थोड़ी सी कोशिश करते रहे। किसने अपना दबदबा बना लिया? राजराज। लेकिन राजराज का टाइम ध्यान से देखो, 985, इसका मतलब बाकी सब ताकतवर लोग तो मर चुके, क्योंकि इस टाइम तक ना तो कोई हर्षवर्धन के परिवार में से बैठा, ना कोई चालुक्यों में से, ना ही कोई पल्लवों में से। तो अकेली ताकत कौन उभरती चली गई? चोल। ये टिक करो, राजराज का शासक बनते ही इनके इतिहास का महानता का युग आरंभ हुआ। नेक्स्ट पेज पर आ जाओ। सबसे पहले उसने चेरों की नौसेना, चेर किस तरफ थे? हाँ, इस तरफ थे चेर, धनुष जैसा था ना ये चोल, ये पांड्य, ये श्रीलंका। तो इन लोगों ने धीरे धीरे पहले यहाँ से टेरिटरी यहाँ, फिर यहाँ, अब ये इस तरफ मुड़े, फिर ये नीचे जाएंगे। चेर वाले, इन तीनों के पास नौसेना अच्छी थी, लेकिन चोल ताकतवर थे। इन्होंने अपने यहाँ एक और काम किया था, स्थानीय स्वशासन। ये टैक्स गाँव-गाँव से इकट्ठा करते थे, इन्होंने पंचायत उस जमाने में बनवा दी थी, इसलिए ये तेज थे। ये टिक कर लो, इन्होंने क्या किया, चेर की नौसेना को परास्त किया, तो ये इसके अंडर आ गए। तीसरी लाइन में टिक करना, तत्पश्चात उसने चालुक्य, मदुरै, पांड्य, दक्षिण मैसूर के गंग राजाओं को पराजित किया। तो 900 प्लस आते आते बाकी सब कमजोर पड़ गए, ये ताकतवर बन के उभरे। कौन इनका राजा? राजराज प्रथम। तो वो आसपास की बेल्ट में सबको हराता चला गया। नेक्स्ट टिक करना, केरल, जिसको तुम चेर कह रहे हो, और पांड्य राज्य पर अधिकार करने के पश्चात राजराज ने श्रीलंका पर आक्रमण किया। नेक्स्ट पॉइंट टिक करना, राजराज ने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर अधिकार कर उसे अपने साम्राज्य का नया प्रांत बनाया। नेक्स्ट लाइन में टिक करना, अनुराधापुर क्या थी? ये राजधानी थी श्रीलंका की। इसका बेटा क्या करेगा फिर? पूरे श्रीलंका पर, वो राजेंद्र प्रथम है, ये राजराज प्रथम है। अगला पॉइंट छोड़ सकते हो, उससे अगला टिक करना, चोल अभिलेखों के अनुसार, ये इंपॉर्टेंट है, राजराज ने कलिंग सहित, कलिंग मतलब उड़ीसा, 12,000 पुराने द्वीपों वाले सामुद्रिक प्रदेश, जिसकी पहचान लक्षद्वीप और मालदीव के साथ की गई, इनको विजित किया। इसने खुद लिखवाई ये बात कि मैंने कितने ये टापू और ये सब जीत लिया, 12,000। नेक्स्ट भी टिक करना, राजराज ने अपने विजय अभियान की समाप्ति मालदीव द्वीप समूह की विजय से की। मालदीव से आगे फिर गहरा समुद्र बढ़ता चला जाएगा, हिंद महासागर, वहां जाके रुक गया ये। नेक्स्ट टिक करना, राजराज ने श्रीलंका विजय दक्षिण और दक्षिण एशियाई देशों के साथ व्यापार को अपने अधिकार में लाने के उद्देश्य से की। तो इसने अपना व्यापार बढ़ाने के चक्कर में कौन से देश पे कब्जा कर लिया? श्रीलंका पर। नेक्स्ट भी पढ़ लो, राजराज ने श्रीलंका विजय की स्मृति में वहां भी एक शिव मंदिर का निर्माण कराया। नेक्स्ट पॉइंट,
भू राजस्व का निर्धारण करने के लिए भूमि का सर्वेक्षण कराया और संपूर्ण साम्राज्य में स्थानीय स्वशासन, इसको डबल टिक कर लो, ये टर्म इन्होंने बहुत पहले इस्तेमाल कर लिया। जो पंचायती राज आपने 1992 में लागू किया ना, वो इन लोगों ने उस जमाने में 1000 में यानी 900 प्लस साल पहले इन्होंने अपने यहाँ इस्तेमाल किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इनको दिखाता है कि समझदार थे। स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा। नेक्स्ट सिर्फ पढ़ लो, ग्राम सभाएं बना दी इन्होंने और स्वशासित निगमों द्वारा सार्वजनिक धन के संभावित दुरुपयोग को रोकने के लिए उसके हिसाब किताब की जांच पड़ताल, तो पैसे का सही इस्तेमाल करने का पूरा सिस्टम इन्होंने ठीक बना लिया। आगे टिक करना, चोल स्थापत्य कला, ये इंपॉर्टेंट है। राजराज ने तंजौर में बृहदेश्वर या राज राजेश्वर मंदिर किस भगवान को समर्पित है? शिव को, ये बनवाया। तमिल स्थापत्य में सर्वाधिक सुंदर स्मारकों में से है। तो अगर कहें चोल का पहला ऐसा मंदिर जो बहुत फेमस है, वो किसने बनवाया? राज प्रथम। इसने उसका नाम भी क्या रखा? राज राजेश्वर। ये किसकी पूजा करता था? शिव की। तो राज का ईश्वर भगवान शिव के लिए इसने ये, वैसे इसका नाम हम जानते हैं बृहदेश्वर, जिसका वृहत रूप हो, बहुत बड़ा रूप हो भगवान शिव। नेक्स्ट पे आ जाओ, इसका बेटा, क्या नाम है इसका? राजेंद्र प्रथम। इसने अपने पिताजी के काम को बहुत आगे बढ़ाया और पिताजी श्रीलंका की किस बेल्ट में? ऊपरी में थे ना, ये दक्षिणी में गया और ये उत्तर भारत के राजाओं से लड़ने आया, पाल वंश के लोगों से, महिपाल से लड़ा था ये। पहला पॉइंट टिक करना। राज प्रथम के पश्चात उसका योग्यतम पुत्र था राजेंद्र प्रथम। ये सम्राट बना और पिता की साम्राज्यवादी नीति को इसने आगे बढ़ाया। अपने शासन के 5वें वर्ष में इसने, अंडरलाइन कर लेना, ये संपूर्ण श्रीलंका को जीतकर, पिताजी ने श्रीलंका का कौन सा? उत्तरी हिस्सा, अनुराधापुर, तो इसने संपूर्ण श्रीलंका जीता। नेक्स्ट पॉइंट टिक करना। राजेंद्र प्रथम ने अरब सागर में एक स्थित था सदीमंतीप, ये द्वीप था। इसके पिताजी ने कितने द्वीप? 12,000, तो कुछ बचा ही नहीं होगा, मालदीव तक पहुंच गए। इसने एक अरब सागर की तरफ, देखो इसके पिताजी कहाँ गए थे, इसको बोर्ड पे देखो। इसके पिताजी का टारगेट था किन देशों के साथ व्यापार बढ़ाना? इस तरफ के देश, जिसको आसियान कहते हो ना, इसके पिता का टारगेट वो था। तो उन्होंने सोचा कि मैं अगर इस पे अपना कंट्रोल कर लेता हूँ तो डर खत्म हो जाएगा, क्योंकि मेरी टेरिटरी में जब ये हिस्सा शामिल, फिर यहाँ से और यहाँ से मिलके व्यापार कर लेंगे। इसने सारा ध्यान अपने डिपार्टमेंट में इस तरफ लगाया और किन की नौसेना भी कब्जे में ले ली? चेर की। अब इसके पिताजी जो राज था, इसने यहाँ मेन अपनी टेरिटरी बनाई। बेटे को जीते हुए सारे प्रदेश मिल गए। इस तरफ ये नहीं गए, ये फिर यहाँ उतरे थे, मालदीव और लक्षद्वीप की तरफ। बेटे ने सारे द्वीपों पे कब्जा पिताजी का था। बेटे ने यहाँ कोई द्वीप था अरब सागर में, इसके ऊपर और कब्जा कर लिया। तो बंगाल की खाड़ी पे इनकी पहले ही पकड़ मजबूत थी। हिंद महासागर में अब ये कहाँ पहुंच गए? अरब सागर में। ये टिक कर लो, ये पहला द्वीप था। राजेंद्र प्रथम ने अरब सागर में सदीमंतीब नामक द्वीप पर अपना अधिकार किया। चोल शासक द्वारा ये पश्चिम का पहला अभियान, डबल टिक कर लेना। पिताजी ने किया था दक्षिण भारत का अभियान, इसने किया पश्चिम भारत का। अरब सागर पे इनकी पकड़ इसने मजबूत बनवाई। नेक्स्ट टिक करना। श्रीलंका की विजय के उपरांत राजेंद्र ने पांड्यों और चेरों पर भी आक्रमण कर, पांडे कहाँ हुए? जो इसके नीचे, और चेर इधर। आक्रमण तो ये पहले भी करता, अब ये नष्ट कर दिए, खत्म कर दिए। ये टिक कर लो। चेरों पर भी आक्रमण कर इन पर अधिकार करने के पश्चात अपने पुत्र नहीं पूछेंगे, इतना याद रखना, इसने सब खत्म कर दिए इस बेटे ने, और इसने अरब सागर में भी द्वीप पर कब्जा कर लिया। अगले पेज पर आ जाओ। उत्तर में उसने बंगाल के पाल शासक महिपाल, बंगाल में कौन सा वंश आ गया था? पाल वंश, जिसको हम आज पढ़ेंगे। पहले चोल निपटाते हैं, फिर पाल पे आएंगे। उत्तर में उसने बंगाल के पाल शासक महिपाल को पराजित किया और गंगा घाटी, इंपॉर्टेंट है सारा, गंगा घाटी के अभियान की सफलता पर राजेंद्र प्रथम ने क्या उपाधि ली? इसने गंगय कोंड चोल, अपने खानदान का नाम चोल, कोंड मतलब विजेता जिसने कब्जा किया, और गंगा नदी क्योंकि इनकी पहचान थी इसलिए इसको अपना नाम रख लिया, गंगय कोंड चोल की उपाधि, ये इंपॉर्टेंट है। और इस उपलक्ष्य में उसने गंगय कोंड चोलपुरम, पुरम क्या होती है? शहर के लिए, नामक नए नगर, नई राजधानी की स्थापना की। तो राजेंद्र प्रथम ने ज्यादा टेरिटरी बढ़ाई क्योंकि इसको बेस मिल गया, किसका बनाया हुआ? राज प्रथम। कितने द्वीप जीत गया था? इसको बस एक तरफ आना पड़ा, किस तरफ? अरब सागर। इसके पिताजी ने बंगाल की खाड़ी पर और हिंद महासागर पहले ही कब्जा कर रखा था।
नेक्स्ट टिक करना। राजेंद्र ने नई राजधानी के निकट सिंचाई के लिए चोल गंगनम, ये विशाल तालाब, ये जो ऊपर लिखा है ना इसी का नाम है चोल गंगनम। तो चोलों का